हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी में। होप सो आप लोग सभी अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। और इसी टाइम के लिए खासकर मैंने इस टाइम को सदुपयोग करने के लिए अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ है लॉकडाउन स्टडी। और अभी हम लोग का संविधान का एक सीरीज चल रहा है, राष्ट्रपति से स्टार्ट किया हुआ है मैंने। लास्ट आप लोग वीडियो देखे होंगे तो उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित मैंने चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था, जो भी संविधान के पार्ट 5 में है। आएगा वीडियो, जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से मैं इसको बना रहा हूँ। आज जो आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ और जो आज का जो वीडियो होगा वो शायद ही आपको किसी बुक में मिलेगा, और जो डाटा है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हम लोगों ने कल देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य जो है उस वोटिंग में भाग लेते हैं और कौन कौन से भाग नहीं लेते हैं, और किस समय अगर किसी समय अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है और उस समय पे किसी राज्य की विधानसभा विघटित है तो राज्य की जो विधानसभा है सदस्य हैं वो भी उसमें क्या कर पाएंगे, वोटिंग नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति का वोटिंग होती किस प्रकार से या वोटिंग की उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो कल मैंने आपको बताया था जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब ये होता है आप और मैं उसमें वोट डालने नहीं जाते, उसका एक निर्वाचन मंडल बना हुआ है, सिर्फ वही सदस्य क्या होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में अपना अपना वोट डालते हैं। तो ये तो आपको पहला की चुनाव की प्रक्रिया हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इलेक्शन प्रोसेस की है आर्टिकल 55 में दिया हुआ है, और इनडायरेक्ट क्या है इलेक्शन प्रोसेस है इसका। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है 55 में चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था। आगे की वीडियो में विधि क्या होती है इस प्रोसेस की, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बात हम लोग मेन रूप से डिस्कस करेंगे। इस विधि का नाम है एकल हस्तांतरित अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एकल हस्तांतरित या किसी बुक में आपको एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, हस्तांतरित को संक्रमणीय भी लिखा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। क्या होता है, ये आपका जो एकल वोट आपका एक ही रहेगा, लेकिन वो किस प्रकार का होगा, ट्रांसफरेबल होगा, वो एक से दूसरे का क्या होगा, ट्रांसफर हो सकता है, और समान प्रतिनिधित्व इसमें रहेगा। किस प्रकार ट्रांसफर होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आगे समझते हुए चलेंगे। इस प्रक्रिया को अपनाने का क्या प्रावधान था, इसके दो उद्देश्य हैं। सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है इसको अपनाने का, विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो। भारत में जितने भी राज्य हैं उनका समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, किसमें, राष्ट्रपति को चुनने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा राष्ट्रपति क्या होता है, इस देश का प्रमुख होता है, ना कि सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, जो केंद्र में सरकार है उसका प्रमुख नहीं होता है राष्ट्रपति, उसके अंदर राष्ट्रपति काम नहीं करता है, वो देश का प्रमुख होता है, भारत देश का। ठीक है, ये जरूरी भी नहीं है कि अगर केंद्र में जिसकी सरकार है उसी का राष्ट्रपति सामने आए, क्योंकि इसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है और समान प्रतिनिधित्व क्या दिया गया है, राज्यों को भी दिया गया है। तो इसका पहला सिद्धांत है विभिन्न राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। किस प्रकार से दिया गया आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। दूसरा क्या है, राज्यों और संघ के मध्य समानता भी रखी गई है। जो संघ की जो सरकार होगी और जो राज्य होंगे उनके मध्य क्या होता है, वोटिंग में क्या होती है, समानता भी रखी गई है। देखिए दो प्रकार का सिस्टम भारत में चलता है। पहला सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट, इसका मतलब ये है आगे निकलने के लिए। इसके तहत किसके चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, और पंचायतें, जहां भी पंचायतें या नगरीय निकाय हैं जो उसके मेंबर डायरेक्ट चुन के आते हैं, वो क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये क्या है, एकल हस्तांतरित अनुपातिक मत प्रणाली से। तो इसके माध्यम से जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से आपको प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, और विधान परिषद में जो सदस्य होंगे वो इसके माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से जाते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप ये समझ में आएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और विधानसभा के परिषद का चुनाव कैसे होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, इसमें हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें लोकसभा के, विधानसभा के, पंचायतों का चुनाव होता है, लेकिन अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो पहला आपको जो सिद्धांत कहते हैं इसको अपनाने के, विभिन्न राज्यों के मध्य समानता हो और राज्य और संघ के मध्य भी क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो इसमें समानता को प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 55 में साफ साफ दो फॉर्मूले दिए गए हैं,
जो मत मूल्य डिसाइड करते हैं, किसके मत मूल्य डिसाइड करते हैं? राज्यों में जो विधायक हैं जो इसमें भाग लेते हैं उनके मत का मूल्य क्या होगा। हालांकि वो वोट तो एक ही करते हैं लेकिन उनके वोट का एक मत मूल्य होता है। उसी प्रकार जो केंद्र में ये संघ की सरकार है, जहाँ सांसद होते हैं, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनका भी क्या वोट वो एक ही डालते हैं लेकिन उनका मत मूल्य अलग अलग होता है। तो हम लोग विधायक, किसी राज्य का एक विधायक है, उसका मत मूल्य डिसाइड करने के लिए उनको पिंक कलर का बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें अपना प्रेफरेंस डालते हैं। तो मत मूल्य किस प्रकार से डिसाइड होता है? राष्ट्रपति की वोटिंग में जो एक विधायक होता है, राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की होती है। इसमें 1971 क्यों लेते हैं उसको मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ भी। राज्य की कुल जनसंख्या जो होती है उसमें विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य संख्या का भाग दे दिया जाता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे देखूं 1971 की जनसंख्या के हिसाब से, 1971 में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, तो मैं इसको अगर ले लूं 1971 में मैं ऐसा मान लेता हूं कि एमपी की जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख थी, ठीक है। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, अगर एमपी में 1971 में जनसंख्या 10 लाख की थी और उस समय निर्वाचित जनसंख्या 100 थी, 100 से भाग देने पर क्या होगा? 2 जीरो कैंसिल होंगे और एक विधायक का मत मूल्य कितना आ जाएगा? 10,000। ये मत मूल्य काफी अधिक होता है। 10,000 एक विधायक का मत मूल्य होगा तो 100 विधायक का मत मूल्य को फिर से उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कि एक राज्य का होगा। इसी प्रकार जो 28-29 राज्य हैं, पहले 29 राज्य था हालांकि 28 हो गए हैं, तो सभी का मत मूल्य निकालने पे काफी ज्यादा हो जाता। इसीलिए सिर्फ इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को छोटा करने के लिए अलग से हम क्या करते हैं, इसमें 1000 का भाग दिया जाता है। तो इसके बाद क्या 3 जीरो और कैंसिल हो गए तो 10। एक विधायक का अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, विधायक वोट एक ही डालता है लेकिन उसका मत मूल्य क्या हो गया? 10। तो एक विधायक का कितना हो गया मत मूल्य? 10। उसी प्रकार अगर 100 विधायक थे तो 100 विधायक का मत मूल्य कितना हो जाएगा? ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है कि विधायक का मत मूल्य आप किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। तो विधायक का मत मूल्य यहाँ से इस प्रकार से डिसाइड होता है। अब आके देखिए, हमारे देश में कुल विधायकों की संख्या मैंने यहाँ पे निकाली है 4120 है, और 4120 और सभी का मत मूल्य अगर देखा जाए तो 5,49,472 के आसपास से क्या है, सभी विधायकों का टोटल मत मूल्य होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें उसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का भी क्या करते हैं हम लोग, सांसद का मत मूल्य निकालते हैं। सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य, अभी हम लोग देखें एक विधायक का मत मूल्य निकाले, उसी प्रकार सभी राज्य के कुल विधायक का मत मूल्य कितना है? 549472। तो सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य कितना हो गया? 549472। उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। विधायकों के जो कुल मत मूल्य होते हैं, तो लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि लोकसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं वो इसमें भाग नहीं होते हैं, और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भी क्या होते हैं, भाग नहीं होते। तो निर्वाचित सदस्य को आप लोग को ध्यान रखना है, निर्वाचित वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड। तो 543 कहाँ के हो गए? लोकसभा के, और 233 हो गए राज्यसभा के। तो टोटल कितने हो गए? 776 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर भारत में पूछा जाए कितने निर्वाचित हैं तो 776 मेंबर निर्वाचित हैं। तो इसको भाग देने के बाद लगभग 708 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, ठीक है। अगर एक बार ध्यान दीजिएगा, 78.234 है, लास्ट के 3 डिजिट तक लिया जाता है। अगर ये जो है ये 500 से कम है तो वैल्यू सेम रहती है। अगर 707.947 ऐसा कुछ होता है, या 500 से प्लस में कोई भी वैल्यू होती है तो उसको एक डिजिट बढ़ा दिया जाता है, तो 708 कर दिया जाता है। या कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, एक सांसद का मत मूल्य लगभग 708 के आसपास होता है, और इसमें राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से क्या होता है, आगे और पीछे होता रहता है। तो अगर मैं यूपी का देखूं
तो 208 समथिंग एक विधायक का मत मूल्य होता है जो सबसे सर्वाधिक होता है, और सबसे कम होता है सिक्किम, वो 6 के आसपास है। ठीक है, 6 या 7 ऐसा कुछ है, बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था, राष्ट्रपति के चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाता है। इसके सिद्धांत भी 2 हैं। ऐसा प्रोसेस करने के लिए विभिन्न राज्यों में समान प्रतिनिधित्व हो और राज्यों तथा संघ के मध्य भी क्या हो, समानता हो। विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है इस फॉर्मूले के द्वारा। 1000 से इसलिए भाग दी जाता है ताकि बहुत बड़ी संख्या से बचा जा सके। और सांसद का मत मूल्य भी निकाला जाता है। सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य होता है, जो मैंने आपको भी बताया। उसके बाद निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 786, ठीक, 776 सॉरी। तो ये जो एक आया, ये 708 जो है वो क्या है, एक एमपी का मत मूल्य है। तो कितने एमपी हैं, 776 एमपी हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति की वोटिंग में कुल मतों का मूल्य कितना होता है, तो कुल मतों का मूल्य देखिए 549472। ये जो आया हुआ है ये कुल आपके क्या है, विधायक हैं। ये विधायकों का मत मूल्य, मतलब आपको वोटिंग कितने लोग करने जाए, विधायक कितने हैं, 4120 विधायक थे जिनका मत मूल्य कितना आया, 549472। और 776 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके मतों का मूल्य कितना है, 54940। तो दोनों को मिलाकर के 10,98,880 ये क्या है, मत मूल्य है। ये मत डालने वालों की संख्या नहीं है। अगर आपको मत डालने वालों की संख्या एग्जाम पूछता है, आपको निकालना है 4120, ये आपके विधायक हैं टोटल, और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 776। तो आपकी वोटिंग कितने लोग करने वाले हैं, 4896 लोग वोटिंग करेंगे। लेकिन ये जो वोटिंग करेंगे इनका मत मूल्य कितना होगा, 549441। सॉरी, ये है इसका मत मूल्य, ऊपर वाला। बातें क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। विधायक और सांसद वोट एक ही डालते हैं, लेकिन उनका जो मत मूल्य है वो एक अलग फॉर्मूले से निकाला जाता है। वो फॉर्मूला ये है, ठीक है। कुल विधायकों की संख्या 4120, लेकिन मत मूल्य कितना होता है, 5,49,472। और कुल सांसदों सदस्यों का मूल्य, सांसद सदस्य कितने हैं, 786। कुल सांसद सदस्य निर्वाचित, कुल विधायक का मूल्य है निर्वाचित विधायकों का मूल्य है। तो इस प्रकार से हम मत डिसाइड कर सकते हैं, मतों का मूल्य डिसाइड कर सकते हैं विधायक और सांसदों का। ये क्या हुआ, वोटिंग हुई है अभी इसकी काउंटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो वोटिंग करने के बाद क्या करेंगे, निर्वाचन आयोग जो है वो काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा। काउंटिंग किस प्रकार से होती है, काउंटिंग के सबसे पहले हम कोटा डिसाइड करते हैं। कोटा का मतलब क्या होता है, मिनिमम वोट्स, उतने मिनिमम वोट्स जितने एक कैंडिडेट को अगर मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है वो राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत जाता है, ठीक है। तो कोटा अगर आपको डिसाइड करना है किसी भी इस प्रणाली के तहत, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुल वैध मत अपॉन में क्या है, वैकेंसी प्लस वन टोटल। तो हमारे पास कोटा डिसाइड करने के लिए राष्ट्रपति का कुल वैध मतों की संख्या है। कुल वैध मत मैंने आपको बताया कितने होते हैं, विधायकों के और सांसदों के मूल 10,98,880 थे। वैकेंसी ये जो वर्ड है इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, जो नीचे जो लिखा हुआ है जो भी है। वैकेंसी को समझना इसलिए जरूरी है, वैकेंसी देखिए मैंने आपको बताया इस पद्धति से प्रेसिडेंट का भी चुनाव होगा, वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव होगा और विधान परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होगा। तो प्रेसिडेंट की हमारे पास वैकेंसी कितनी होती है, 1। वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी कितनी होती है, 1। लेकिन विधान परिषद और साथ में राज्यसभा की जो सदस्य चुने जाते हैं वो भी इसी प्रकार से चुने जाते हैं। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए तो वैकेंसी 1 है, इसलिए 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करने के बाद एक एक्स्ट्रा इसलिए कि एक अधिक उसको 50 + 1% या 50 + 1 एक अधिक मत मिलेंगे तो वो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएगा वो उम्मीदवार। तो मिनिमम कितने वोट चाहिए,
इसका हाफ प्लस 1 5,49,441 वोट अगर उसको मिलते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वैकेंसी वर्ड को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर हम लोग राज्यसभा का चुनाव करवाते हैं, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो कुल वैध मत मान लो हमारे पास 90 विधायक हैं, क्योंकि राज्यसभा में विधायक लोग ही वोट करके राज्यसभा सदस्य को चुनाव करते हैं। 90 विधायक कुल वैध मत हमारे पास 90 होंगे, और वैकेंसी छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 5 प्लस 1, और एक प्लस 1 एक एक्स्ट्रा पाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 16। ये 16 का मतलब क्या है? 6 से भाग देंगे 15 बार में, और ये प्लस 1 होगा तो 16। 16 का मतलब क्या हुआ? मिनिमम 16 वोट चाहिए उस कैंडिडेट को, जो 5 जितने भी कैंडिडेट राज्यसभा के लिए खड़े हैं छत्तीसगढ़ से, उसमें से हमको 5 कैंडिडेट का चुनाव करना है। मिनिमम 16 वोट चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट को मिनिमम 16 वोट्स मिल जाते हैं तो वो क्या होगा? राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से नॉमिनेटेड हो जाएगा, मतलब निर्वाचित हो जाएगा और वो जीत जाएगा। अब ये कैसे कह सकते हैं कि आप 16 वोट मिल जाए तो वो जीत जाएगा? 5 सीटें हमारे पास 90 है, तो 16 पंचे 80, 10 वोट फिर भी एक्स्ट्रा रहेंगे, लेकिन वो किसी को नहीं प्राप्त होंगे। मैक्सिमम अगर किसी को 16 वोट मिल गए हैं 5 लोग को, तो 80 वोट आपके यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे, और अलग सदस्य क्या होगा? 10 वोटों से अलग सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो किसी भी कंडीशन में अगर 16 आपने वोट पा लिए हैं छत्तीसगढ़ से, एग्जाम्पल के तौर पर मैं देख रहा हूँ राज्यसभा की अगर 5 सीटों पे चुनाव होता है इसी प्रणाली से, और कोटा डिसाइड करना होगा आपको, तो कोटा क्या होगा? 16 वोट का कोटा होगा। कोटा आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वैकेंसी ये जो है ये अलग अलग चेंज हो सकती है, जितने आपको उम्मीदवार होंगे या जितने आपके निर्वाचित सदस्य की जो वैकेंसी होगी वो डिपेंड करती है आपका वोट का कोटा। अब कोटा डिसाइड होने के बाद हमको ये पता चल गया कि इतने वोट में क्या होगा? राष्ट्रपति अपना चुनाव जीत जाएगा। उसको इतने वोट मिल जाते हैं तो वो चुनाव जीत जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक से अधिक सदस्य खड़े होते हैं चुनाव में, इस विधि को हम अब यहाँ पर डिस्क्राइब करके देख रहे हैं, एकल हस्तांतरित अनुपातिक मत प्रणाली। मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे 4 कैंडिडेट हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं, और हमारे पास कुल वोट 100 है। हालांकि कुल वैध मत कितने हैं? 10 लाख से अधिक हैं। समझने के लिए हम 100 इसको मान लेते हैं। कुल हमारे पास मत कितने हैं? 100 मत हैं। और हमारे कैंडिडेट कितने हैं? 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए खड़े हैं। ठीक है, तो जो विधायक होंगे, जो 100 विधायक जो वोटिंग करने वाले होंगे, तो उनको जो बैलेट पेपर दिया जाएगा वो बैलेट पेपर कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें सभी कैंडिडेट A B C D लिखा होगा। ठीक है, और भी जो बैलेट पेपर होंगे वो सभी को इस प्रकार से बैलेट पेपर दिया जाता है, A B C D। मैं मानता हूं कि मैं एक विधायक हूं और मुझे इसमें से किसी को प्रेसिडेंट चुनना है, तो जो एक वोट तो मेरा एक ही काउंट होगा, लेकिन मैं किसमें वोट दूंगा? प्रेफरेंस के प्रकार से वोट दूंगा। अगर मुझे बी से मैं परिचित हूँ, बी मुझे कैंडिडेट के रूप में सही लग रहा है, हो सकता है मैं बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दूं। उसके बाद मुझे डी अच्छा लग रहा है, प्रेसिडेंट के लिए कोई व्यक्ति जो लग रहा है कि ये प्रेसिडेंट के लिए योग्य उम्मीदवार हो सकता है मेरे नजर में, तो मैं डी को सेकंड दे सकता हूँ। ए और सी से मैं परिचित नहीं हूँ या मुझे उनकी योग्यता सही नहीं लगती प्रेसिडेंट पद के लिए, मैं किसी को भी 3 या 4 दे सकता हूँ। उसी प्रकार जो दूसरा विधायक या सांसद होगा उसको भी एक बैलेट पेपर मिलेगा, वो अपने प्रेफरेंस, उसको एक बहुत अच्छा लग रहा है, एक को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकता है, डी उसको सेकंड नंबर पे लगता है। अगर ए किसी कारणवश प्रेसिडेंट नहीं बन पाया तो मेरा जो दूसरा जो मेरी प्रेफरेंस होगी वो डी में है। उसी प्रकार बी को वो थर्ड दे सकता है और सी को फोर्थ दे सकता है। वो अपनी इच्छा अनुसार है। अगर और कैंडिडेट खड़े होते हैं तो इसमें और प्रेफरेंस में आपको 1 2 3 4 लिख के बताना है कि प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए मेरे नजर में कौन सा अच्छा उम्मीदवार है। ठीक है, तो 1 2 3 4 करके इसी प्रकार 100 लोग, जो 100 एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं, मान लो हमारे पास कुल वैध मत कितने हैं? 100 है, तो सभी लोग क्या करेंगे? अपनी प्रेफरेंस में वोट देते हुए चलेंगे। ठीक है, अब वोट की काउंटिंग किस प्रकार से होगी? जो फर्स्ट काउंटिंग होती है
इसमें सभी को प्रेफरेंस दे दी। यहाँ हम लोग फर्स्ट काउंटिंग करते हैं। मान लो फर्स्ट काउंटिंग में से इसमें से इसको 35 वोट मिल गए, इसको 30 वोट मिल गए, कितना हो गया 65 हो गया। इसको 20 मिल गए, 85 हो गया। इसको कितना वोट मिल गए 15 वोट मिल गए। डी को सबसे कम वोट मिले हैं, ए को 35 मिले हैं, बी को 30 मिले हैं, सी को 20 मिले हैं और डी को 15 वोट मिले हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि ए चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि उनको अधिक वोट मिला हुआ है, लेकिन टोटल वोट कितने थे 100। हमको कोटा निकालने के लिए एक प्रेसिडेंट, हम कोटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 1 + 1 + 1 = 51। मिनिमम 51 वोट चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप इसको सोचिए, अगर ये विधि ना होती और यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो रहा होता, जो मैंने बताया था यहाँ पर साइड में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो उसमें क्या होता ये जो होता उम्मीदवार 35 वोट के साथ विजय हो जाता। जैसे कि हमारे विधानसभा में होते एक से अधिक प्रत्याशी या उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि उसको आधे से अधिक वोट मिले। किसी को 10% वोट भी मिल जाते हैं, अगर वो बाकी लोग से ज्यादा है तो चुनाव में विजय हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। 35 वोट पाने के बाद ये विजय नहीं होगा और 30 वोट पाने के बाद भी ये हारा हुआ नहीं है। ठीक है, मिनिमम 51 हमको वोट की जरूरत होती है। कोटा जिस प्रकार निकालते हुए कि हमारे पास वैकेंसी राष्ट्रपति के लिए एक ही है, वैकेंसी आपकी चेंज हो जाएगी। तो इसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस हम देखते हैं, फर्स्ट जो प्रथम चरण की जो गणना होती है, इसमें किसी को भी कोटा के बराबर मत नहीं मिले हुए हैं। तो जो अंतिम व्यक्ति होता है जैसे डी, इसको सबसे कम वोट मिले हुए हैं, तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे कम वोट मिले, तो इसको हम लोग चुनाव से निकाल देंगे और देखेंगे कि 15 लोगों ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया हुआ है वोट, तो उनकी सेकंड प्रेफरेंस हम देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस में अगर डी को इन्होंने फर्स्ट में दिया है तो सेकंड में क्या दिया होगा, ए को दिया होगा या तो बी को दिया होगा या तो सी को दिया होगा। तो इसको हटा करके जो 15 में जो सेकंड प्रेफरेंस होगी, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड प्रेफरेंस में इसको 15 में इसको 5 वोट दिया गया है, इसको 3 दिया गया है मान लीजिए, बी को उसने 10 वोट दिए हुए हैं और सी को 2 वोट दिए हैं। तो इसको चुनाव से बाहर निकालकर इनके वोट को इसमें उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 3 वोट ट्रांसफर हो गए ए के लिए और ये वोट ट्रांसफर हो गए बी के लिए और ये 2 वोट ट्रांसफर हो गए सी के लिए। तो जो सेकंड जो गणना होगी वो किस प्रकार से, वो ए को कितने वोट मिल गए हम 35 और यहाँ से 3 हो गए 38। बी को कितने वोट मिल गए 30 और 10 ट्रांसफर हो गए 40 और डी सी को कितने वोट मिल गए 20 और यहाँ 2 वोट ट्रांसफर हो गए। ठीक है, सेकंड वर्ग की गणना कुछ इस प्रकार हो गई। अब कौन जीत रहा है सेकंड में, लग रहा है बी चुनाव जीतने वाला है। तो इसके लिए आप थर्ड स्टेज की गणना में जाकर देखिए, थर्ड स्टेज में क्या होगा, सबसे कम वोटिंग किसके मिली है सी को मिली हुई है, इसके पास कितने हैं 22 वोट। तो सी कर को इलेक्शन से बाहर करके जो इसके 22 वोट हैं वो ऊपर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ट्रांसफर किस प्रकार, मान लो इसके बाद किसने वोट दिया है ए और बी को कुछ वोट मिले हुए हैं, मान लेते हैं ए को 22 में से 10 वोट मिले हुए हैं और बी को कितने वोट मिले हुए हैं 22 में से 12 वोट मिले हुए हैं। तो ए को यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद ए को कितने वोट मिल गए 48 वोट मिल गए और बी को कितने वोट मिल गए 52 वोट मिल गए। तो हमको कोटा प्राप्त हुआ बी से, बी अधिक है कोटे से। तो इस इलेक्शन में राष्ट्रपति में बी जो उम्मीदवार होगा वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। ऐसा देखने पे लग रहा था कि ये चुनाव जीत सकता है, लेकिन हमने जो चुनाव करवाया उसके हमारे रिजल्ट के अनुसार बी क्या हो गया, अपना चुनाव जीत गया। तो इसी प्रकार से जो होती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि जो संघ में जिसकी सरकार है उसी का राष्ट्रपति नियुक्त हो, क्योंकि इसमें लगभग 5 लाख के आसपास वोट किसके होते हैं, विधानसभा के भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है जिन राज्यों में अधिक विधानसभा की जो सीटें हैं, जिस राज्य में अधिक सरकार होगी उनके भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण किसका है, 1969 के आसपास नीलम संजीव रेड्डी और बीवी गिरी के मध्य जो हुआ था वो सेकंड फेज की गणना हुई थी इस समय। और भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सेकंड फेज की गणना हो। दो जो फेज था वो नीलम संजीव रेड्डी और बीबी गिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सेकंड फेज तक की गणना तक का वक्त लगा हुआ था। और क्या हुआ था, और प्रथम चरण में ही गणना खत्म हो जाती है।
ठीक है, तो ये था एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, विधायक का मूल्य निकालना, सांसद का मूल्य निकालना और वोट की गणना। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारा खत्म होता है और यहाँ पे मैंने ये बता चुका है कि राज्यों में समान प्रतिनिधित्व की बात हुई थी, लेकिन ये 6 और 7 में डिफरेंस क्या है ये संख्या के ऊपर। हाँ, मैं एक बात ये बताने वाला था, इसमें 1971 की जनगणना ही क्यों लिया गया है। इसका मुख्य कारण ये था कि भारत की आजादी के समय से ही एक जनसंख्या नियंत्रण पे काफी काम हो रहे थे। तो जनसंख्या नियंत्रण में जो दक्षिण भारत के राज्य थे उन्होंने काफी हद तक सफलतापूर्वक इसका वो किया हुआ था, लेकिन जो उत्तर भारत के जो राज्य थे उसकी जनसंख्या काफी बढ़ती जा रही थी। तो उतने टाइम पे ऐसा हो जाता कि कभी भी दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो कभी भी आगे नहीं हो पाते। तो उतने समय में 1971 के आसपास इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 42वें संविधान संशोधन में इसको 2000 तक के लिए, सन 2000 तक के लिए 1971 की गणना को फिक्स कर दिया गया था कि 2000 के बाद जो गणना होगी उसके अनुसार ये चेंज किया जाएगा और 2000 तक के लिए 1971 तक की ही जनगणना की जाएगी। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय देखा गया कि जो नॉर्थ के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह, तो 1971 में जब इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी तो उसके इतने साल बाद तो इनकी जनसंख्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होती है उनका मत मूल्य आप देख रहे होंगे, इसकी जनसंख्या बढ़ेगी तो मत मूल्य भी आपका बढ़ते हुए जाएगा। तो इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया और इसको 2026 तक के लिए इसको 1971 ही कर दिया गया। तो इससे कहने का मतलब ये है, ये राज्य की जनसंख्या 1971 की इसमें ली जाती है। जो एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है, जो मतगणना हुई थी द्वितीय चरण की नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के मध्य, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस, जो कि सत्ता में थी, कांग्रेस की तरफ से वो उम्मीदवार खड़े हुए थे चुनाव में, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी अपोजिट में वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने ही खड़ा किया था उस समय पे। तो वीवी गिरी क्या होते, उस समय एक फेज की गणना हुई थी, आगे चल रहे थे, लेकिन सेकंड फेज मतलब काफी क्लोज वो हुआ था। तो सेकंड फेज में उसका रिजल्ट क्या था उसका, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा था हमारा इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राष्ट्रपति का। इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति के कितने अनुमोदक होते हैं, कितने प्रस्तावक होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्या जमानत राशि होती है, इसके संबंध में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।